हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल बिजनेस मैनेजमेंट की यूनिट 2। हम इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस 2 वीडियोस में आपने चैप्टर नंबर 12 बहुत अच्छे से पढ़ा और समझा, राइट। तो अब बारी चैप्टर नंबर 13 की, जो कि है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। तो सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन होता क्या है? ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। इनके बारे में हम समझेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं सेंट्रलाइजेशन के बारे में। एन ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप वेयर इन द डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इज कंसंट्रेटेड एट द टॉप। एक ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप है ये, जहां पर डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी कहां पर होती है? टॉप लेवल पर, ठीक है। जो सबसे टॉप पर बैठे हैं, हेड बैठे हैं, ठीक है, वो लोग सारी डिसीजन मेकिंग करते हैं, सारे डिसीजन वो लेते हैं। A centralized structure is where business decisions are made at the top of the business or in a head office and distributed down the chain of command. हेड ऑफिस में सारे डिसीजंस लिए गए, उनसे नीचे जितने भी मैनेजर्स आ रहे हैं, जितने भी सबॉर्डिनेट्स आ रहे हैं, जितने भी लोअर लेवल वाले लोग आ रहे हैं, उनमें वो सारी चीज़ें बांट दी गई, ठीक है। मतलब कि डिसीजन लिए टॉप लेवल ने, वहाँ से सारी चीज़ें उन्होंने नीचे तक बांट दी, नीचे वाले लेवल तक सारी चीज़ें उन्होंने बांट दी। बस ये हमारा सेंट्रलाइजेशन स्ट्रक्चर होता है किसी भी बिजनेस का, ठीक है। सिर्फ इतनी सी बात है कि टॉप लेवल पर वो डिसीजंस लिए गए और डायरेक्ट उन्होंने सारे लेवल्स में वो चीज़ें बांट दी, राइट, डायरेक्टली। एडवांटेजेस की अगर हम इसकी बात करें तो द ऑर्गेनाइजेशन कैन स्ट्रिक्टली एनफोर्स यूनिफॉर्मिटी ऑफ प्रोसीजर्स एंड पॉलिसीज। अब हेड ऑफिस से आपके पास बहुत सारे ऑर्डर्स आए हुए हैं, ठीक है, तो आप उसको स्ट्रिक्टली करोगे, ठीक है, क्योंकि सीधे हेड ऑफिस से आए हैं। पहले क्या हो रहा था? सबॉर्डिनेट्स अपने सुपीरियर्स की बात मान रहे थे, ठीक है। जो सुपीरियर्स थे वो ऑर्डर दे रहे थे अपने सबॉर्डिनेट को, लेकिन इस बार हेड ऑफिस से आए, ठीक है, टॉप लेवल आपको ऑर्डर्स दे रहा है। तो यहाँ पर आप स्ट्रिक्टली वो सारे वर्क करोगे पूरे प्रोसीजर्स और पूरी पॉलिसीज के साथ। ये इसका एडवांटेज है। इट कैन हेल्प इन द एलिमिनेशन ऑफ ओवरलैपिंग और डुप्लीकेट एक्टिविटीज एंड सेव कॉस्ट। इससे क्या होगा? आप कोई भी डुप्लीकेट वहाँ पे वर्क नहीं कर सकते, आप कुछ भी एलिमिनेट नहीं कर सकते। मतलब कि जो भी ओवरलैपिंग है, जो भी डुप्लीकेट है, वो काफ़ी ज़्यादा एलिमिनेशन वहाँ पर उन चीज़ों का हो जाता है, ठीक है। एक्टिविटीज एंड सेव कॉस्ट है, और इससे कॉस्ट भी बचती है, ठीक है। आप ओवरलैपिंग और डुप्लीकेसी क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जो आपके हेड ऑफिस, जो आपके हेड है, ठीक है, जो टॉप लेवल पर बैठे हैं, उनकी आप पर नजर रहेगी, ठीक है। तो आप वहाँ पर कोई भी डुप्लीकेसी या फिर ओवरलैपिंग एक्टिविटीज में नहीं कर सकते और आपकी वहाँ पर कॉस्ट भी बच जाएगी। नेक्स्ट है द ऑर्गेनाइजेशन हैज अ बेटर चांस ऑफ यूटिलाइजिंग द पोटेंशियल ऑफ इट्स आउटस्टैंडिंग एम्प्लॉयज। अब जो हेड ऑफिस है, जो हमारा टॉप लेवल है, उनकी नज़र हर एक एम्प्लॉय पर रहती है, ठीक है। तो उन्हें बहुत अच्छे से पता है कौन सा एम्प्लॉय किस चीज़ में बहुत ज़्यादा स्किल्ड है, किस चीज़ में बहुत ज़्यादा अच्छा है, किस में बहुत ज़्यादा खराब है, क्या क्या उसकी बहुत अच्छी चीज़ें हैं, बहुत बुरी चीज़ें, सब कुछ जो हमारे टॉप लेवल पर मैनेजर्स बैठे हैं उनको पता होता है, ठीक है। तो अब वो जो बहुत अच्छे एम्प्लॉयज़ होंगे उन पर उनकी नज़र रहेगी, उनसे काम वो करवाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर वो यूटिलाइज कर सकते हैं पोटेंशियल उन आउटस्टैंडिंग एम्प्लॉयज़ का, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे एम्प्लॉयज़ वहाँ पर वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट का ये वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे कि जो अच्छे एम्प्लॉयज़ हैं उनसे वो अपना वर्क करवा लेंगे, ठीक है। और जब वो अच्छे एम्प्लॉयज़ है तो वर्क भी अच्छा ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। इट ऑफर्स अ बेटर कंट्रोल ओवर द एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बाय ensuring consistency in operations and uniformity in decision making। भाई टॉप लेवल पर सारे डिसीजन लिए गए हैं, बहुत अच्छे अच्छे कहें तो बुद्धिजीवी लोग टॉप लेवल पर बैठे हुए हैं, ठीक है, बहुत समझदार लोग बैठे हुए हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से डिसीजन वो लिए होंगे, ठीक है। एक अच्छा कंट्रोल वो कर सकते हैं क्योंकि बिजनेस की समझ उनको बहुत ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू नीचे वाले जो लेवल्स हैं, उनसे तो ज़्यादा ही उनको बिजनेस की समझ होगी, क्योंकि इतना बड़ा सेटअप उन्होंने बिजनेस किया है, ठीक है, बिजनेस सेटअप किया है, सॉरी, ठीक है। तो वो टॉप लेवल वाले हैं, ठीक, उनको एक्टिविटीज़ बहुत अच्छे से कंट्रोल करनी आती है, उनको कैसे कैसे ऑर्गेनाइजेशन पूरी कंट्रोल करनी है वो सब कुछ उनको पता है। कंसिस्टेंसी उनसे बेहतर किसी को नहीं पता होगी इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है। और डिसीजन मेकिंग वगैरह सब बहुत परफेक्टली उनसे वहां पर हो जाता है। तो सेंट्रलाइजेशन का यही फायदा है। एक बार फिर से सेंट्रलाइजेशन क्या होता है? टॉप लेवल पर डिसीजंस लिए जाते हैं और वो सारे डिसीजंस नीचे वाले लेवल्स में बांट दिए जाते हैं, ठीक है। जो भी उन्हें ऑर्डर्स दिए हैं, ठीक है, वो सारे नीचे लेवल में बढ़ जाएंगे और सेंट्रलाइजेशन स्ट्रक्चर उनका ये चलता रहेगा, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन की अगर हम बात करें तो डिसेंट्रलाइजेशन इज रिफर्ड टू एज अ फॉर्म ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ये भी एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वेयर देयर इज द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी बाय द टॉप मैनेजमेंट टू मिडल एंड लोअर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन। अब आप कहोगे ये तो दोनों सेम लग रहे हैं, बिल्कुल ठीक, लेकिन ये सेम नहीं है, ये सिमिलर कह सकते हो आप इसको, ठीक है। सेंट्रलाइजेशन में क्या हो रहा है? अथॉरिटी जो है वो टॉप लेवल के पास है, सिर्फ वो अथॉरिटी से ऑर्डर्स दे रहे हैं सारे नीचे लेवल वाले लोगों को, चाहे वो मैनेजर हो, चाहे वो सबॉर्डिनेट हो, या और लोअर लेवल वाले लोग हो, उनको वो ऑर्डर्स दे रहे हैं। डिसेंट्रलाइजेशन में क्या है? एक सिस्टमेटिक वे में ऑर्डर्स दिए जा रहे हैं, ठीक है। जो टॉप लेवल है उन्होंने मैनेजर जो है उनसे नीचे वाले मिडिल मैनेजमेंट उनको काम दिया, ठीक है,
उनको अथॉरिटी दी कि आप अपने नीचे लेवल वालों से काम करवाओ, ठीक है। मतलब कि उनके टॉप लेवल के पास जो अथॉरिटी थी वो उन्होंने दी मिडिल वालों को अथॉरिटी उन्होंने ये दी कि आप अपने जो नीचे सबॉर्डिनेट्स वर्क कर रहे हैं उनसे वर्क करवाओ, ठीक है। तो ये सबॉर्डिनेट्स यहाँ पे एक सिस्टमेटिक वे में काम चल रहा है पूरा, ठीक है। वेयर देयर इज द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी बाय द टॉप मैनेजमेंट टू द मिडिल, जो डेलीगेशन हुआ है अथॉरिटी का वो टॉप मैनेजमेंट के थ्रू हुआ है मिडिल को, और मिडिल वाले किसको करेंगे, लोअर मैनेजमेंट को, जो लोअर लेवल पर है उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑर्डर्स हैं, जो अथॉरिटी है वो सिस्टमेटिक वे में चल रही है, पहले टॉप पर आई, फिर मिडिल पर, फिर लोअर पर। लेकिन जो सेंट्रलाइजेशन में हो रहा है वो डायरेक्ट टॉप से लेके नीचे तक सब में आ गई, ठीक है। टॉप वालों पे अथॉरिटी थी, टॉप लेवल वालों पे, और उन्होंने नीचे तक सारे ऑर्डर्स वो दे दिए एक ही बार में, राइट। मैनेजर्स भी उनके अंडर में वर्क कर रहे हैं, सबऑर्डिनेट्स भी उनके अंडर में वर्क कर रहे हैं, सब कुछ टॉप लेवल के हाथ में है। यहाँ पर लेकिन अथॉरिटी मिडिल मैनेजमेंट पे भी है और सबऑर्डिनेट्स पर भी है, राइट। एडवांटेजेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, अब यहाँ पर क्या फायदे हैं डिसेंट्रलाइजेशन के वो हम यहाँ पर जानते हैं। फास्टर डिसीजन मेकिंग एंड बेटर क्वालिटी ऑफ डिसीजंस, यहाँ पर जो है डिसीजन मेकिंग काफ़ी ज़्यादा तेज हो जाती है क्योंकि काफ़ी सारे लोग यहाँ पर मिल गए हैं, ठीक है। यहाँ पर जो हमारे मैनेजर्स हैं वो भी हैं, सबऑर्डिनेट्स भी हैं, और यहाँ पे हमारे टॉप लेवल भी है। तो तीनों मिलकर यहाँ पे डिसीजन मेकिंग करते हैं और डिसीजंस की जो क्वालिटी रहती है वो भी काफ़ी ज़्यादा बेटर हो जाती है। इम्प्रूव द इफेक्टिविटी ऑफ मैनेजर्स, जो यहाँ पे मैनेजर्स की इफेक्टिविटी है वो भी इम्प्रूव होती है, ठीक है। क्योंकि टॉप लेवल जो है मिडिल को अपने ऑर्डर्स दे रहे हैं और जो मिडिल वाले हैं वो सबऑर्डिनेट से वर्क कर रहे हैं, तो उनकी इफेक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव वहाँ पर होती है, ठीक है। वो काम जल्दी कर पाते हैं, ठीक, और अच्छे से उनका काम हो पाता है, राइट। ऑफर्स अ डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट वेयर एम्प्लॉयज कैन हैव अ से इन देयर गवर्नेंस, यहाँ पर एक डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट होता है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अपनी बात रख सकते हैं, ठीक है। अगर उन्हें कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ ऑर्डर्स उनको ऐसे मिल गए जो वो नहीं कर सकते, तो वो अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन अगर टॉप लेवल से उनको वो ऑर्डर्स दिए गए हैं तो वो आप बात कहना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। अगर स्कूल का एक मैनेजर है, ठीक है, आप यहाँ पर समझो एक मैनेजर है जो कि स्कूल का मैनेजर है, फिर उससे नीचे आया प्रिंसिपल, उससे नीचे आए टीचर, ठीक है। अगर मैनेजर ने किसी टीचर को ऑर्डर दिया है तो टीचर को कोई प्रॉब्लम होगी भी तो वो मैनेजर से नहीं कह पाएगा, ठीक है। लेकिन अगर प्रिंसिपल ने टीचर को कोई ऑर्डर दिया है तो टीचर प्रिंसिपल से कह सकता है। उसको डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट वहाँ पर मिल रहा है कि वो अपनी बात प्रिंसिपल को रख सकता है, लेकिन मैनेजर से कहना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा एज कम्पेयर टू आप प्रिंसिपल से जो कह सकते हैं वैसा, ठीक है। तो वही चीज़ है, आप टॉप लेवल पर सीधा अपनी बात नहीं रख सकते, लेकिन आप मिडिल मैनेजमेंट जो मैनेजमेंट है आपके, जो ऊपर वाले लेवल है सुपीरियर्स, उनसे आप बात रख सकते हैं। सिंस मैनेजर्स कैन सी द रिजल्ट्स ऑफ देयर ओन एक्शन दे आर मोर ड्राइवन एंड हैव इम्प्रूव्ड मोरल्स, जब वो मैनेजर्स अपनी अथॉरिटी दे रहे हैं, ठीक है, वो ऑर्डर्स दे रहे हैं अपने सबऑर्डिनेट्स को, तो उनको रिजल्ट्स दिखते हैं कि वो जो काम कर रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे उनके रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो उनका जो मोरल होता है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाता है, वो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हैं जब उनको दिखता है कि मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ जिससे लोग मेरी बात को मान रहे हैं, मेरे जो ऑर्डर्स हैं वो फॉलो कर रहे हैं, और जो मैं डिसीजन ले रहा हूँ वो उस चीज़ का अच्छे से पालन हो रहा है और काम भी बहुत अच्छे से हो रहा है, तो अपने आप में उनका मोटिवेशन लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो डिसेंट्रलाइजेशन के ये कुछ बेनिफिट्स हैं, और आई होप आपको दोनों में कंपैरिजन जो है वो समझ में आया होगा एक्चुअल में दोनों कॉन्सेप्ट्स में हो क्या रहा है, ठीक है। तो ये बात है सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन की और उनके बेनिफिट्स की, राइट। आगे बढ़ते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन आप समझ ही गए होंगे, लेकिन डेलीगेशन को आप थोड़ा और समझिए, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सीधा सीधा क्वेश्चन इससे बनता है कि डेलीगेशन वर्सेस डिसेंट्रलाइजेशन आप क्या क्या समझते हैं इनमें से, आप इनको डिफाइन करिए या फिर आप इनको डिफरेंस में बताइए, कुछ भी आपसे पूछा जाता है, बिल्कुल सीधा, कुछ भी घुमा के नहीं, ठीक है। और सेंट्रलाइजेशन आपसे क्वेश्चन उठ के आएगा कि सेंट्रलाइजेशन क्या होता है और उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, तो जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वही मैं आपको करवा रहा हूँ, कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ें जो हमारे काम की है ही नहीं मैं वो करवा ही नहीं रहा, ठीक है। वैसे ऐसी बहुत कम चीज़ें छूटी हैं या फिर मैंने करवाई नहीं है, बहुत कम ऐसी चीज़ें हैं, पर जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं सबसे पहले करवा रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं मीनिंग डेलीगेशन का। डेलीगेशन मीन्स हैंडिंग ओवर एन अथॉरिटी फ्रॉम वन पर्सन ऑफ हाई लेवल टू द पर्सन ऑफ लो लेवल। डेलीगेशन क्या है, अथॉरिटी को एक जने से दूसरे जने तक पहुंचाना। एक जना कौन है, वो जो हाई लेवल पर है, और जो दूसरा जना है वो है लो लेवल पर, ठीक है। तो हाई लेवल से लो लेवल तक अथॉरिटी देना या फिर हैंड ओवर करना वो होता है डेलीगेशन, ठीक है। मतलब कि आपको बस काम सौंप देना है, उनको ऑर्डर्स दे देना है, वो डेलीगेशन है, ठीक है। आपने पहले भी ये कॉन्सेप्ट समझा होगा पहले कहीं, ठीक है, पहले भी हम इसका जिक्र कर चुके हैं किसी वीडियो में। डिसेंट्रलाइजेशन अभी हम पढ़ के आए हैं। डिसेंट्रलाइजेशन इज द फाइनल आउटकम अचीव्ड व्हेन द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटीज परफॉर्म्ड सिस्टमैटिकली एंड रिपीटेडली टू द लोवेस्ट लेवल। सिस्टमैटिक वे में एक डेलीगेशन हो रहा है अथॉरिटी का, ठीक है। सिस्टमैटिक वे मतलब टॉप से मिडिल, मिडिल से लोअर, ठीक है, और लोअर से लोएस्ट, ठीक है। तो वहाँ पर रिपीटेडली सिस्टमैटिक वे में डेलीगेशन हो रहा है, वो डिसेंट्रलाइजेशन है।
व्हाट इट इज, डेलीगेशन क्या है, टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट, जो डेलीगेशन है वो मैनेजमेंट की टेक्निक है, और डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो फिलॉसफी है मैनेजमेंट की। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो डेलीगेशन है वो टेक्निक है मैनेजमेंट की, और डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो फिलॉसफी है मैनेजमेंट की। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी की अगर हम बात करें, सुपीरियर्स आर अकाउंटेबल। अकाउंटेबिलिटी वही चीज़ आ गई जो आपने चैप्टर 12 में जानी थी कि अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो वहाँ पे आपको जवाबदेही होना पड़ेगा, उस चीज़ का आपको जवाब देना पड़ेगा। तो डेलीगेशन में अकाउंटेबिलिटी क्या रहती है, सुपीरियर्स आर अकाउंटेबल फॉर द एक्ट्स डन बाय सबॉर्डिनेट्स। जो सुपीरियर्स होंगे यहाँ पर वो अकाउंटेबल होंगे। सुपीरियर्स ने अगर सबॉर्डिनेट्स को कुछ टास्क दिए हैं और सबॉर्डिनेट्स अगर उस काम को नहीं कर पाते हैं तो उसका आंसर किसको देना पड़ेगा, सुपीरियर्स को। सबॉर्डिनेट्स उसका आंसर नहीं देंगे अगर उनसे काम नहीं हुआ, तो सुपीरियर्स को जवाब देना पड़ेगा कि वो काम क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जो जिम्मेदारी थी वो सुपीरियर्स को दी गई थी। सुपीरियर्स ने वो काम दे दिया किसको, सबॉर्डिनेट्स को। अगर सबॉर्डिनेट्स वो काम नहीं कर पाए तो सुपीरियर्स को अकाउंटेबल वहाँ पर होना पड़ेगा। डिपार्टमेंट हेड आर अकाउंटेबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द कंसर्न डिपार्टमेंट। जो डिसेंट्रलाइजेशन होता है इसमें अकाउंटेबिलिटी किसके पास रहती है, डिपार्टमेंट हेड जो होता है। ठीक है, जो डिपार्टमेंट्स वहाँ पर बन जाते हैं, टॉप से मिडिल, मिडिल से लोअर, लोअर से लोवेस्ट, वहाँ पर कुछ डिपार्टमेंट्स बन जाते हैं। उन डिपार्टमेंट का जो हेड होगा वो अकाउंटेबल होगा अगर कुछ भी वहाँ पे कमी आती है, कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो। ठीक है, रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करें डेलीगेशन में, यस फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशन और डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज़ वेरी नेसेसरी। हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो डेलीगेशन जो है वो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़्यादा जरूरी है। और अगर हम डिसेंट्रलाइजेशन की बात करें, नो इट इज़ एन ऑप्शनल फिलॉसफी विच मे और मे नॉट बी अडॉप्टेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। इसको आप अडॉप्ट कर भी सकते हैं और नहीं भी, तो ये आपकी चॉइस है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है डेलीगेशन, सॉरी डिसेंट्रलाइजेशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, लेकिन जो डेलीगेशन है वो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में होना ज़रूरी है। अगर हम लिबर्टी ऑफ वर्क की बात करें, सबॉर्डिनेट्स डू नॉट हैव फुल लिबर्टी। डेलीगेशन के अंदर जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनके पास पूरी लिबर्टी नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पर उनको फ्रीडम नहीं होती है उस तरह की, लेकिन जो डिसेंट्रलाइजेशन है यहाँ पर सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ फ्रीडम होती है। ठीक है, मतलब वहाँ पर थोड़ी सी आज़ादी आपके पास होती है कि आप अपनी बात रख सकते हैं। क्योंकि एक सिस्टमेटिक वे में वहाँ डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं, डिपार्टमेंट हेड वहाँ पर है, तो आप वहाँ पर अपनी बात रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन डेलीगेशन में आपके पास उतनी लिबर्टी नहीं होती है। राइट, जो टास्क आपको मिला है वो आपको करना ही होगा। ठीक है, तो ये था कुछ डिफरेंस डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बीच में। और डिसेंट्रलाइजेशन हमने मीनिंग जाना, उसके कुछ एडवांटेजेस हमने यहाँ पर पढ़े, और सेंट्रलाइजेशन के भी मीनिंग प्लस एडवांटेजेस हमने इस वीडियो में कवर किए। तो ये थे चैप्टर नंबर 13 के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। आगे एक और वीडियो, एक दो वीडियो जो भी आएंगी वो आएंगी, और उसमें भी बचे हुए टॉपिक्स हम करेंगे। उसके बाद हमारा चैप्टर 14 शुरू होगा, जिसको करने के बाद हमारी यूनिट 2 फिनिश होगी। ठीक है, अभी चैप्टर 13 हमारा आधा हो गया है, ऐसा समझ के चलो। ठीक है, चैप्टर नंबर 13 की जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो उसमें हमारा शायद खत्म हो जाए चैप्टर 13। राइट, नहीं होता है तो फिर तीसरी वीडियो आएगी, और उसके बाद चैप्टर 14 जब हमारा फिनिश होगा, जो कि बड़ा चैप्टर है, तब हमारी यूनिट 2 फिनिश होगी। राइट, तो काफ़ी सारी चीज़ें हमने बिजनेस मैनेजमेंट में अभी तक कर ली हैं। अगर हम वैसे यूनिट वाइज ना देखें, चैप्टर वाइज देखें, तो हमारे 13 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं एक तरह से। राइट, काफ़ी सारी चीज़ें कर ली हैं, और आपने प्रीवियस वीडियो आई होप सारी देखी होंगी, नहीं देखी तो उनको जाके देखें। और जिनके भी एग्जाम्स आ रहे हैं उनको ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं आने वाली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।